बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आय बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। 10 से 12 सप्ताह की उम्र के मुर्गियों को लगवाएं गंबोरो का टीका। कंपोस्ट निर्माण को आसान बनाता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। राज्य में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत न्यूनतम 5 एकड़ भूमि वाले या उससे अधिक भूमि वाले किसानों को खरीफ फसलों के लिए 0% ब्याज दर पर न्यूनतम 5,000 रुपया से लेकर अधिकतम 25,000 तक का ऋण प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। मुर्गियों में गंबोरो नामक एक रोग लगता है। इस रोग के लग जाने की स्थिति में मुर्गियां झुकने लगती है, खाना पीना कम हो जाता है। गंबोरो रोग मुर्गियों में लग जाने की स्थिति में इसका नियंत्रण हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 2 सप्ताह की उम्र में मुर्गियों को गंबोरो का टीका दिला देना चाहिए, जिससे ये रोग मुर्गियों में ना लगे। उसके बाद पुनः 10 से 12 सप्ताह में रानीखेत का टीका देना उपयुक्त होता है। दूसरा सप्ताह में जब 2 सप्ताह की मुर्गियां हो जाए तो उस समय आप गंबोरो बीमारी दे सकते हैं। गंबोरो भी काफ़ी खतरनाक बीमारी है मुर्गियों में, और जब ये बीमारी होती है तो मुर्गियों को देखते हैं काफ़ी सुस्त हो जाती है, सोने जैसा, झुकनी जिसको कहते हैं, झुकनी जैसा बीमारी हो जाता है और मुर्गियां बहुत तेज़ी से मरने लगती है। तो गंबोरो का 2 सप्ताह की उम्र में आप टीकाकरण कर दें। उसके बाद पुनः 4 सप्ताह की उम्र में पुनः रानीखेत का टीकाकरण कर दें। R2B वैक्सीन आता है, पहला F1 वैक्सीन करना है, दूसरा R2B वैक्सीन करना है, फिर जो है कि 10 से 12 सप्ताह की उम्र में पुनः रानीखेत का टीकाकरण R2B वैक्सीन से करना है। तो ये रानीखेत गंबोरो से बच सकते हैं। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। बोदी की फसल में पत्तों पर यदि सफ़ेद पाउडर जैसा जमा दिखाई दे तो संभव है कि ये पाउडरी मिल्ड्यू रोग के लक्षण है। इस रोग के लग जाने की स्थिति में पौधों की बढ़वार कम हो जाती है और किसान भाइयों का नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए यथासंभव शीघ्र उपाय करना चाहिए। बोदी की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए बेबिस्टिन दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनिस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, देश दुनिया में हर्बल चीज़ों का मांग बढ़ते हुए देख करके किसान भाई बहन पारंपरिक खेती को छोड़ करके औषधीय खेतों की ओर बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों, इसे सरकार भी बहुत महत्व दे रही है।
आजकल लोग अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, इसके लिए यह ज़रूरी भी है कि औषधीय खेती ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इसकी खेती अगर आप करते हैं तो आजकल आपको बहुत मुनाफा मिल सकता है। तो आइए इसकी जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। अगर किसान भाई कम खर्च में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो औषधीय फसलों की खेती के जरिए ये संभव है। इस कोरोना काल में तो औषधीय पौधों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से बाजारों में इसकी डिमांड भी काफी बढ़ गई है। हम सभी जानते हैं कि औषधीय पौधे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, जो कि एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसके अनुसार औषधीय पौधों का उपयोग कर हम विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आज हम मौजूद हैं रांची के दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में और आइए जानते हैं औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती एवं महत्व के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि जो ये औषधीय पौधे हैं, इसका महत्व क्या है, कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, जहाँ तक औषधीय पौधों की बात है तो पूरा झारखंड प्रदेश जो है वन से आधारित है, वन से आच्छादित क्षेत्र है और इसके वजह से यहाँ पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है उसमें अपने आप स्वतः उगने वाले बहुत सारे औषधीय पौधे पाए जाते हैं। और ये औषधीय पौधे इतने ज़्यादा उपयोगी हैं कि आज के जो कोविड-19 का जो सिचुएशन है, कोरोना काल का जो समय है, इसमें सबसे ज़्यादा मनुष्यों में जो इम्यून सिस्टम जो अंदर से मजबूत होने की जो बात चल रही है, उसमें हम समझते हैं कि घरेलू इतने ज़्यादा औषधीय पौधे हमारे पास हैं, अगर उसका ठीक अगर व्यवहार कर लें तो उनको कभी किसी प्रकार का कोई रोग बीमारी हो ही नहीं सकता है। जानकार कहते हैं कि झारखंड में तुलसी, कालमेघ, शतावर, एलोवेरा समेत कई प्रकार के औषधीय पौधे बहुतायत पाए जाते हैं। बस जरूरत है कि इसे व्यावसायिक रूप दिया जाए। कि झारखंड का जितने आसपास के जो क्षेत्रफल हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो वन में अपने आप उत्पादन होने वाला कालमेघ और तुलसी इतना कॉमन पौधा है कि भरा हुआ है जंगल में और बहुत प्राचीन काल से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तुलसी खाने से जो है कभी भी उस व्यक्ति को ये जान लीजिए कि खांसी, सर्दी खांसी होगा नहीं। तो जो अपने फूड हैबिट में रोज़ 2-3 पत्ते अगर तुलसी का शामिल करते हैं, जो लोग अगर कालमेघ है उस पौधे का जो है 2 पत्ते का अगर सेवन करते हैं तो कोई उनका शरीर में जो है खून संबंधित बीमारी होगा नहीं। तो ये दोनों ऐसे पौधे हैं जो स्वतः यहाँ पर फैले हुए हैं। इसके अलावा शतावर है, अश्वगंधा है, ये पौधे ऐसे हैं जो इसको यहाँ जंगल में पाए जाते हैं और उसका अगर ठीक हम लोग इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ हम लोग अगर महत्व के बारे में देखें तो आंवला है, हर्रे है, बहेड़ा है, इसका जंगल है यहाँ पर और इस जंगल से सिर्फ उसका उत्पाद को लेकर के अगर जो है इसका जो उत्पाद है उसको अगर मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एसोसिएट करके टैग कर देते हैं और उसका अगर वहाँ पर जो है प्रोसेस करके बिक्री करते हैं तो ये सब जो है क्या है कि झारखंड जो है ये पूरा का पूरा वन क्षेत्र है और इसमें हम देखते हैं कि इसकी असीम संभावना है। लगभग 80 से ज़्यादा प्रकार के औषधीय पौधे जिसकी हम लोग खेती करते हैं। इसके अलावा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में कुछ हम लोग जो है देखते हैं कि थोड़ा बहुत गंध वाला है कि पामारोजा है, लेमन ग्रास है, सिट्रोनीला है, इसकी खेती करते हैं। इसके साथ साथ अगर लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पर अदरक, हल्दी, लहसुन, ये सब में जो है इतना ज़्यादा औषधीय गुण है कि अगर इसकी अगर खेती करें तो निश्चित रूप से एक आय भी होगा और एक जो है यहाँ के लिए इम्यून सिस्टम जो शरीर में जो अपना जो वृद्धि कर सकते हैं, रोग रोधी प्रतिरोधी क्षमता को उसको भी कर सकते हैं। रांची के दिव्यांग केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार बता रहे हैं कि कैसे और किन औषधीय पौधों की खेती इस वक्त करना स्वास्थ्य के साथ साथ व्यावसायिक लिहाज से भी फायदेमंद होगी। तो सर, अगर हम एक इंसान के इम्यून सिस्टम की बात करें, उसके एक ओवरऑल हेल्थ की बात करें, तो कौन कौन से ऐसे औषधीय पौधे हैं जिसका इस्तेमाल करके वो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया क्योंकि क्या है कि बहुत कॉमन जो है यहाँ पर औषधीय पौधे हैं
लेकिन हम जो वैसे औषधीय पौधे को जिक्र करेंगे जो झारखंड के लिए अनुशंसित है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि 4 ऐसे पौधे हैं जिसको हम लोग यहाँ पर कमर्शियल व्यावसायिक स्तर पे खेती कर सकते हैं। एलोवेरा है, सेना है, बच है और सतावर है। ये जो खेती है, इसके अलावा लोग अश्वगंधा की खेती जो है उसकी खेती कर रहे हैं। तो अश्वगंधा की खेती अगर देखते हैं तो यहाँ पर बड़े क्षेत्रफल पर कर सकते हैं और उसके लिए अभी उपयुक्त समय है। उसमें सिर्फ जो है अगर उसका जड़ में देखें एल्कोलाइड % अगर बढ़िया मिलता है तो लगभग 500-700 रुपया किलो जो है उसकी जड़ को बेच सकते हैं। उसका सारा पार्ट को बिक्री किया जाएगा, उसका पत्ते, शाखा, तना, जड़, रूट जो है सारा पौधे का बिक्री हो जाता है। तुलसी के लिए है कि अभी देख रहे हैं कि जो कोविड-19 का सिचुएशन है उसमें 2 बूंद जो है तुलसी का अर्क अगर पी रहे हैं तो वो आपका तुलसी का प्रोसेस करके उसकी हम लोग लार्ज स्केल एरिया में खेती करें। खेती के साथ साथ जो यहाँ पर जो वन क्षेत्र है उसमें सिंपल खाली अगर आप बीज भी इसका छिड़काव बरसात में कर देते हैं तो 6 महीना में ये पौधा जो है तैयार हो जाता है। जानकार कहते हैं कि कई ऐसे भी पौधे हैं जो सुगंधित होते हैं और ये औषधीय पौधे भी कहलाते हैं। इसकी खेती से भी किसानों की आमदनी काफी अधिक बढ़ सकती है। तो हम लोग बोलते हैं कि अदरक है, हल्दी है, ये जो है अदरक हल्दी का भी एक पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। आप अदरक, हल्दी, ओल ये तीनों जो है पूरे तरह से औषधीय पौधे हैं और एरिया में यहाँ पर जो ऊपरी ज़मीन है उसमें इसकी खेती हो रही है। और किसान भाई अगर इस औषधीय पौधों की खेती करें तो वो खेती के पर्पज़ से भी और इसके साथ साथ जो है अभी देखेंगे कि पूरे का पूरा जो है शरीर में जिनको जो अगर कोई रोग बीमारी है तो उनका जो है मसाज वगैरह कराते हैं तो वो चाहते हैं कि हर्बल हो, हर्बल उसका पूरा मेंटेनेंस हो जो है ताकि किसी प्रकार का उसका रेसिड्यू या साइड इफ़ेक्ट उसको ना मिले। तो ये एक आने वाला समय के लिए ऐसा मांग है जिसकी अनुरूप उसका जो बहुत सारे जो ऑयल जो तेल निकलते हैं वैसे वाले सुगंधित एरोमेटिक वाले या हमारे पास जो कंद वर्गीय जो आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ाए, आपका जो है बलवर्धक हो, शक्तिवर्धक हो और आपका ब्लड प्यूरीफायर हो, ये सब भरे पड़े हुए हैं। हमको जस्ट जो है इसका मार्केटिंग के बारे में अगर सरकार के द्वारा जो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है केंद्रीय आपका आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा या आप जो है इसमें देखेंगे कि जो है राज्य सरकार के द्वारा मेडिसिनल बोर्ड है उसके द्वारा अगर बहुत सारी योजनाएं भी इसके साथ चल रही है। हमको सिर्फ जो है वैसे क्षेत्रफल है जहां पर देखें इसकी असीम संभावना है उसको पहचान करके इसको खेती के साथ जोड़ना है ताकि लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे अगात मटर की खेती के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप मटर की खेती समय से पहले करते हैं तो इसमें आपको मुनाफा अधिक से अधिक मिलता है। तो इसके लिए ध्यान ये रखता है कि आपको सही समय का चुनाव करना है और साथ ही साथ उन्नत किस्म का भी चुनाव करना है। तो इन सब की अधिक जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। आज हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यायन में और हमारे साथ है उद्यान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि जो किसान भाई अगात मटर की खेती करना चाहते हैं वो किस तरह से करें और इसकी तैयारी किस तरह से करें। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। जो किसान भाई अगात मटर की खेती करना चाहते हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए? जोहार किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे रांची ज़िले में विशेषकर रूप से जो किसान भाई हमारे हैं वो मटर की खेती बहुत ही रुचिपूर्वक करते हैं क्योंकि इसमें उनको अच्छी आमदनी भी प्राप्त होती है। और जो अगात मटर की अगर हम बात करते हैं तो जो मुख्य और मध्यकालीन जो समय होता है मटर का उससे अधिक आमदनी भी प्राप्त होती है अगात मटर की खेती में। तो किसान भाइयों, अगर हम अगात मटर की खेती की बात करते हैं तो सबसे जो प्रमुख बिंदु होता है वो आता है खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी क्रम में हम भूमि की जुताई 2-3 बार अच्छे से करके अंतिम जुताई के समय उसमें 200 से 250 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। उसको अच्छी तरह से मिला के खेत को समतल कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है खेत की तैयारी करने के बाद जो बुआई और बाकी जो उसमें चरण आते हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो ये तो हो गई खेत की तैयारी। अब हमारे जो किसान भाई है वो कौन सा किस्म जो है लगाएं जिससे उन्हें अधिक से मुनाफा हो? उन्हें किसान भाइयों, अगर हम मटर की अगेती किस्मों की बात करते हैं तो अर्ली जायंट, जवाहर मटर 2, 3, 4, काशी नंदनी
नरेंद्र सब्जी मटर 2 और GC 35 किस्मों की हम प्रयोग कर सकते हैं, जिनसे हमें अगर उपज की बात करते हैं तो लगभग 125 से लेकर 150 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपज प्राप्त होती है। ये तो हो गई किस्म की बात। सर यदि ये हो खेत की तैयारी, उसके बाद किस्म की बात हो गई, लेकिन किसान भाई जब इनकी खेती करेंगे तो कितनी दूरी पर लगाएंगे और सिंचाई की जो व्यवस्था वो किस तरह से करेंगे? किसान भाइयों, सबसे पहले जिसमें जैसे हमने किस्मों की बात की, अनुशंसित किस्मों की, तो इन किस्मों का चुनाव करने के पश्चात इनके जब हम बुआई की बात करते हैं तो 100 से लेकर 120 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हमें बीजों की मात्रा की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बीजों की बुआई के पूर्व ये जो बीजोपचार है वो ज़रूर ही सुनिश्चित कर लें, क्योंकि इसमें बीजोपचार के माध्यम से हम जो अलग आगे आने वाले रोग बीमारियां होते हैं उनका नियंत्रण किया जा सकता है। अगर हम सामान्य सब्जी या किसी अन्य फसल की बात करते हैं तो हम उसमें ट्राइकोडर्मा या बाविस्टीन या कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं, परंतु अगर हम दलहनी फसलों की बात करें, जैसे हम मटर की खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें FIR मेथड बीजोपचार के लिए प्रयोग करना चाहिए, जिसमें F से फंजीसाइड, I से इंसेक्टिसाइड और R से राइजोबियम कल्चर। दलहनी फसलों में किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि राइजोबियम कल्चर का प्रयोग अवश्य से अवश्य करना चाहिए। पहले हम किसी फंजीसाइड से बीजों को उपचारित करके, जो पाउडर फॉर्म में उपलब्ध होता है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचारित करते हैं और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद उसे हम छाया में सुखा लेते हैं। किसान भाइयों, जिस दिन हम ये उपचार करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसी दिन बीजों की हम बुआई भी कर दें, उसमें हमें अधिक लेट नहीं करना चाहिए। बुआई की जब हम बात करते हैं तो सीधे इसकी हम खेत में बुआई करते हैं, तो बुआई की जो दूरी होती है कतार से कतार 30 से 45 सेंटीमीटर और 20 से बीज हम 6 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो किस तरह से हमारे किसान भाई सिंचाई प्रबंधन करेंगे इसके लिए? किसान भाइयों, जैसा कि सिंचाई की बात आती है तो सिंचाई पूरी तरह से निर्भर करती है कि हमारा जो मृदा है उसमें नमी कैसी है। तो अगर हम मटर में सिंचाई की बात करते हैं तो मृदा की नमी के अनुसार ही हम सिंचाई का प्रबंधन करें, और इसमें जब हम बुआई कर देते हैं तो उसके बाद हमें मेन जो हमारा समस्या होती है खरपतवार की होती है। किसान भाइयों, कम से कम 45 से 50 दिन तक जो हमारा खेत होता है वो खरपतवार मुक्त होना चाहिए। तो इसके लिए हम जब बुआई कर देते हैं तो बुआई के लगभग 30 दिन बाद और पुनः 60 दिन बाद हमें खरपतवार का प्रबंधन करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है कि उर्वरकों या रसायनों खादों का प्रयोग हम किस प्रकार से करें। तो अगर हम इसमें बात करते हैं उर्वरकों की, तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 40 किलोग्राम ही हमें पोटाश की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की इसमें चूँकि ये दलहनी फसल है तो इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है वो खेत की तैयारी के समय जब हम गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, और फास्फोरस और पोटाश की पूर्ण मात्रा को हम खेत की तैयारी के समय ही मिला देते हैं खेत में। जो नाइट्रोजन की शेष मात्रा होती है उसे खेत की जो बुआई है उसके लगभग 1 महीने बाद हम उसको टॉप ड्रेसिंग के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। इस मटर की आगात मटर की खेती में किस तरह के जो है रोग या कीट लगने की संभावना हो, तो उसके कैसे निदान पाया जाए? किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मटर की खेती में जो सबसे प्रमुख कीट होता है वो फली छेदक कीट होता है। ये जो हमारी फल होती हैं उसमें ऊपर से छिलके से छेद करके अंदर जो हमारा दाने बनते हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो फली छेदक कीट जो है उसके नियंत्रण के लिए जब भी हमें उसका सिम्टम दिखाई दे, उसके लक्षण दिखाई दें कि हमारा जो फली है वो आक्रांत हुई है उससे, तो इंडोक्साकार्ब नामक जो दवा है उसके आधा ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल के इस दर से हमें छिड़काव करना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे रोग बीमारियां हैं तो उसमें से पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें सफ़ेद चूड़ील धब्बे हमारे पत्तियों पे दिखाई देते हैं, तो ऐसे अगर हमें लक्षण दिखाई देते हैं तो हम बाज़ार में उपलब्ध सल्फेक्स दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से इसका घोल बना के इसका छिड़काव करते हैं। तो इन दोनों ही दवाओं से अगर प्रथम बार छिड़काव करने के बाद कुछ दिन रुकते हैं, उसका अगर हम नियंत्रण नहीं दिखता है तो एक बार पुनः उसका छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों, ये अवश्य ध्यान दें कि जैसा हमने बताया कि बीजोपचार के पश्चात ही मटर की हम बुआई करेंगे। बीजोपचार में जैसा हमने बताया कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर, इसका जो सीक्वेंस हम बता रहे हैं कि पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम कल्चर, ये सीक्वेंस अवश्य फॉलो करें, इसको आगे पीछे ना करें। और इसके उपचार के पश्चात ही जब हम अगर राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं तो उसकी अनुशंसित जो मात्रा है उसका प्रयोग करते हुए उसका उपचार करें और छाए में ही सुखाएं। इसको किसी भी हालत में इसको धूप में ना रखें, गर्मी ना पड़ने दें, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जिनमें अगर अधिक तापमान में हम रख देते हैं तो वो
हमारे जो बीज हैं वो उनकी जो शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके उपरांत ही हम उसकी बुआई करेंगे तो हमें अच्छी उपज प्राप्त होगी। अभी आपने देखा अगात मटर की खेती के बारे में और साथ ही साथ आपने देखा औषधीय पौधों की खेती एवं महत्व के बारे में। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको हमारा बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये प्रोग्राम छूट जाता है तो आप हमारा ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक आदि। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।